हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर जो है उपसंयोजक यौगिक। अब इस चैप्टर का ये लेक्चर 1 है और आज के लेक्चर 1 में हम आज के इस वीडियो में पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो है उपसंयोजक यौगिक। देखिए, उपसंयोजक यौगिक को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, या तो उपसंयोजक यौगिक कह दें या उपसंयोजन, यहाँ पे न भी हो सकता है तो उपसंयोजन यौगिक कह दें, वो भी दोनों बात एक ही है। उसके बाद इसको और संकुल यौगिक के भी नाम से जानते हैं, जटिल यौगिक के भी नाम से जानते हैं और संकर यौगिक के भी नाम से जानते हैं। तो यदि इनमें से कोई भी नाम से आपसे पूछ लेता है, आपको निश्चिंत होकर यही परिभाषा लिखना है। और क्या परिभाषा है इसको भी समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे यही बात बताया जाता है कि ऐसा कोई भी यौगिक, ठीक है, ऐसा कोई भी यौगिक जो जल में घुलकर, जो किसमें, जो जल में घुलकर क्या करता है, सरल आयनों के साथ साथ सरल आयन के साथ साथ क्या देता है, जटिल आयन भी देते हैं। ठीक है, ऐसा यौगिक जो जल में घुलकर सरल आयनों के साथ साथ जटिल आयन भी देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। मतलब इनका मतलब क्या हुआ, सरल आयनों के साथ साथ जटिल आयन भी देंगे तो उसे हम उपसंयोजक यौगिक कहेंगे। इसका सिंपल सा मतलब यही हुआ ना कि ऐसा यौगिक जो अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अपनी पहचान को खोते नहीं है। जल में घोल देंगे तो वो अपने पहचान को खोएंगे नहीं, उनका जो गुण है वही गुण रहेगा। तो ऐसे यौगिक को हम उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर मान लेते हैं आपसे कोई पूछ दिया कि उपसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा क्या बोलेंगे, ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा। आप कहेंगे ऐसा यौगिक जो जल में घुलकर सरल आयनों के साथ साथ जटिल आयन भी देते हैं, अर्थात अपनी पहचान बनाए रखते हैं, उसे उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। मैं आशा करता हूँ रटना नहीं पड़ा होगा, समझकर याद किए होंगे। मेरा लक्ष्य हमेशा से यही रहता है कि कोई भी स्टूडेंट जो हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, हमसे सीख रहे हैं, उनको रटना ना पड़े, वो समझकर वीडियो में ही परिभाषा हो, डेरिवेशन हो, वो याद कर लें। और इसी तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास भी करता हूँ और ऐसे ही मुझे लगता है कि पढ़ाना भी चाहिए। तो देखिए, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, परिभाषा हमने यही लिखा है, ऐसा यौगिक जो जल में घुलकर सरल आयनों के साथ साथ जटिल आयन भी देते हैं, अर्थात अपनी पहचान बनाए रखते हैं, उसे उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझ ले। चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे देते हैं जी। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। सबसे बेटर होगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4Fe का होल 6, ये हो जाएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यही इसका बेटर एग्जाम्पल होगा। मैं यहाँ पे नाम लिख दूं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड कैसे उपसंयोजक यौगिक का एग्जाम्पल होगा, समझते हैं जी। पोटेशियम फेरोसाइनाइड को जैसे ही हम इसको जल में घोलते हैं, कहाँ पे घोलते हैं भैया, जैसे इसको हम जल में घोलते हैं, मतलब H2O, जल में हम इसको घोलते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ पे K4, यहाँ पे ये किस में टूट जाएगा, 4K प्लस और कोष्ठ में Fe का होल 6 में टूट जाएगा, माइनस में टूट जाएगा। बात समझ रहे हैं। जैसे ही हमने K4Fe पोटेशियम फेरोसाइनाइड को जल में घोलते हैं तो ये 4K में और Fe का होल 6 माइनस में टूट जाता है।
तो अगर यहाँ पे हम इसको कहें तो ये क्या है, ये है सरल आयन। ये क्या है आपका, यही है जटिल आयन। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे, ये सरल आयन, ये है जटिल आयन। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। हमने यही कहा था, ऐसा यौगिक जो जल में घुलने के पश्चात सरल आयनों के साथ साथ जटिल आयन भी देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। पूरी तरीके से परिभाषा एग्जाम्पल सहित हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ आपको भी आसानी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, यदि आपको समझ में आ रहा है ना, तो कोई भी टॉपिक है यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप उसको हमसे पढ़ना चाहते हैं तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर। मान लेते हैं उपसंयोजक यौगिक समझ में नहीं आ रहा है या लिगेंड नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यूट्यूब पे लिखिए लिगेंड ब्रदर सर। इतना लिख कर सर्च करेंगे यूट्यूब पे, हमारी आपको वीडियो मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक टू हाई पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ले लिए होंगे जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हम 2-3 चीजें हैं जिसको जानना आवश्यक है। एक है केंद्रीय धातु, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, एक को दो है उपसंयोजक परिसर या इसे हम समन्वय सत्ता भी कहते हैं। ये 2 टॉपिक इसके अंतर्गत हैं, इसको भी जानना आवश्यक है, समझ लेते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा पहले साइड में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, क्या लिया था, K4FeCN का होल 6, ये हमने एक एग्जांपल लिया था। इसका क्या नाम है भैया, क्या नाम है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो यहाँ पे मैं अगर सिंपल में बताऊँ ना, तो यहाँ पे जो K4 दिखाई दे रहा है, यही K4 क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। क्या है, सॉरी, यहाँ पे जो गलत हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे जो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, ये जो कोष्टक के अंदर, बड़े कोष्टक के अंदर जो ये Fe लिखा गया है, Fe के बाद यहाँ पे लिगेंड है, जो Cn लिखा है ये लिगेंड है जो 6 मात्रा में है। तो यहाँ पे जो Fe लिया है यही क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे एक और आता है, उपसंयोजक परिसर या समन्वय सत्ता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोष्ठ में, ये कोष्ठ के अंदर, ये कोष्ठ है ना, ये बड़ा कोष्ठ है, तो इस बड़े कोष्ठ के अंदर ये जो लिखे गए हैं यही सब क्या कहलाते हैं, इन्हीं सभी को हम कहते हैं समन्वय सत्ता। समन्वय सत्ता कहते हैं। तो ये बात आप समझ गए। तो चलिए अब हम इसका परिभाषा करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, कह रहा है कि किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या आयन जिसके चारों ओर लिगेंड जुड़े होते हैं उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। केंद्रीय धातु यहाँ पे लिख लेंगे आप, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, बात समझ रहे हैं। हमने आपको क्या बताया, ये टोटल क्या है, K4FeCN का होल 6, ये एक उपसंयोजक यौगिक है। तो हमने यही कहा कि किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या आयन, ये Fe क्या है, परमाणु है या आयन है, तो किसी उपसंयोजक में उपस्थित वह परमाणु या आयन जिसके चारों ओर लिगेंड जुड़े होते हैं। ये Fe क्या है, Fe जो यहाँ पे Cn का होल 6 है, ये लिगेंड है। तो लिगेंड ये किसके जुड़े हुए हैं, जो Fe है इसके चारों ओर जुड़े हुए हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। अगर मैं फिगर से आपको समझाऊं तो देखिए Fe है, इतने का मैं फिगर बनाऊं तो देखिए ये Fe है ना, Fe के बाद Cn6 है, तो Cn6 का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे एक Cn लिखा गया, फिर से यहाँ पे एक Cn हमने लिख दिया, फिर से यहाँ पे एक Cn हमने लिख दिया, फिर से यहाँ पे एक Cn हमने लिख दिया, एक Cn यहाँ पे, एक Cn यहाँ पे। तो अगर हम इसको देखें तो ये इस प्रकार वास्तव में जुड़े हुए हैं।
ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार इनका वास्तव में अगर हम इसकी संरचना बनाएं तो इसका फिगर रियलिटी में इस प्रकार होगा। तो हम यही कह रहे हैं इसका FeCN का होल 6, ये K4 है तो साइड में आप चाहें तो K4 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसी का संरचना बनाएं तो इस प्रकार होगा। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी उप सहसंयोजक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या आयन जिसके चारों ओर लिगेंड जुड़े होते हैं तो उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। बताइए, रटने की ज़रूरत है? नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा तीसरा, जो है उप सहसंयोजक परिसर या समन्वय सत्ता। देखिए, सिंपल सी बात है कि किसी उप सहसंयोजक यौगिक में उपस्थित वह भाग, किसी उप सहसंयोजक यौगिक का वह भाग जो बड़े कोष्ठक में लिखा होता है, अर्थात जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड होते हैं, उसे समन्वय सत्ता कहते हैं। जैसे यहाँ पर K4 FeCN का होल 6 है। हम इतनी बात जानते हैं, यही है केंद्रीय धातु परमाणु। ये जो CN है ये है ये क्या है? लिगेंड है। तो यहाँ पे यही ना कहा गया कि किसी उप सहसंयोजक यौगिक का वह भाग जो बड़े कोष्ठक में लिखा होता है, वह भाग जो बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, और अर्थात इसके कहने का मतलब क्या है? जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड उपस्थित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? समन्वय सत्ता कहते हैं। यही तो कहा गया ना, किसी उप सहसंयोजक यौगिक का वह भाग जो बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, अर्थात कहने का मतलब है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड होते हैं, समन्वय सत्ता कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो मैंने आज के इस वीडियो में इन 3 टॉपिक पर डिस्कस किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पर आपको फ्री में आपको जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट कुछ भी मटेरियल होगा वो वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप अपनी एग्ज़ाम की अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। 2025 के जो भी स्टूडेंट है वो जरूर यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।